हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी 24 लाइव में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की मैथ्स का पहला चैप्टर समुच्चय पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। समुच्चय क्या होता है? जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पहले कभी नहीं पढ़े, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है ये 11th क्लास से ही हो रही है, ठीक। इसके बाद तक आप लोग अगर ग्रेजुएशन में जाओगे, बीएससी करोगे या और आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग समुच्चय क्या होता है। बात करें अगर हम लोग समुच्चय की तो समुच्चय का मतलब होता है समूह, ठीक। समझ पा रहे हो ना आप लोग? समुच्चय का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब क्या होता है? भीड़। अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो भीड़ या कई सारे लोगों का ग्रुप, क्या ग्रुप को ही हम लोग समूह बोलते हैं। तो समुच्चय का मतलब है कि क्या हो? समूह हो। समूह कब होता है? जब कई सारी वस्तुएं हो, ठीक है। अगर इंसानों की बात की जाए तो कई सारे इंसान एकत्रित हों, जानवरों की बात की जाए तो कई सारे जानवर एकत्रित हों, तो वही क्या होगा? समूह होगा, ठीक है। समूह समझ पा रहे हो ना? समूह क्या होता है? कई सारे लोगों से मिलकर बनता है। हाँ, तो समुच्चय क्या है? समुच्चय समूह है। लेकिन ये समूह कैसा होना चाहिए भाई? सुपरिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। समुच्चय कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये सुपरिभाषित क्या होता है, ठीक। इसको हम लोग बाद में समझ रहे हैं, पहले तो डिफिनीशन समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो हम लोग बताएंगे समुच्चय क्या है? समूह है, लेकिन समूह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। तो हम लोग ये लिखेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय। डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम लोग? वस्तुओं के, भाई समूह किसका होगा? वस्तुओं का होगा ना। तो हम लोग बोलेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय। ये तीन शब्द आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? समूह याद रखना है। समूह का मतलब होता है भीड़ या ग्रुप। और क्या याद रखना है? सुपरिभाषित। मतलब अगर कोई एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या है? सुपरिभाषित है, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है? समुच्चय। इसी समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? समुच्चय। समुच्चय की डिफिनीशन क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सुपरिभाषित क्या है। जैसे मान लिया बोल दिया जाए यहाँ पर कोई एक समुच्चय हम ले रहे हैं, a बराबर 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। एक समुच्चय ले रहे हैं। आप इसको समझते हैं कि सुपरिभाषित क्या है। जैसे मान लिया 3 लड़के हैं, मैंने पहले लड़के से पूछा कि बेटा बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये कैसे नंबर लिखे हैं? तो पहले लड़के ने कहा कि सर ये जो नंबर हैं कैसे हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। पहले बच्चे ने जवाब क्या दिया कि ये सर प्राकृत संख्या है। मैंने फिर दूसरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम बताओ, तो दूसरे बच्चे ने बताया कि सर ये सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं हैं, ठीक। फिर मैंने तीसरे बच्चे से पूछा बताइए बेटा ये क्या है? तो तीसरे बच्चे ने जवाब दिया कि सर ये जो है ये क्या है? सम संख्याएं हैं, लेकिन ये जो है वो 10 से छोटी है, ठीक है। देखो यहां पर 3 बच्चे थे, पहला लड़का और ये दूसरे नंबर का लड़का है और ये थर्ड हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेटा बताइए क्या लिखा हुआ, कैसी गिनती लिखी, तो पहले बच्चे ने बताया कि सर ये प्राकृत संख्या लिखी हुई है। दूसरे बच्चे ने बताया कि सर ये सम संख्याएं लिखी हैं। लेकिन तीसरे बच्चे से मैंने पूछा तो तीसरे बच्चे ने कहा कि सम संख्याएं हैं लेकिन 10 से छोटी। ये बताओ तीनों में से कौन सही बात बोल रहा है? कौन एकदम एग्जैक्ट बात क्लियर कर रहा है? तो इसमें से कौन सा है? ये तीसरे नंबर वाला। तो ये भी क्या हो? यही क्या होता है? सुपरिभाषित। मतलब परिभाषा जो आप बताओ वो क्या होनी चाहिए? परिभाषा ऐसी बताओ जो ये इसको क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए। देखो ये बता रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो क्या होती है? 1, 2, 3, 4। मतलब ये इसको परिभाषित तो कर रहे हैं, ठीक है। पहला लड़का इसको परिभाषित कर रहा है लेकिन गलत परिभाषित कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं हो। मतलब सुपरिभाषित, सही परिभाषा। मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में 10 लोगों से पूछा जाए तो 10 लोग उसका एकदम सही आंसर दें, ठीक है। वही होता है सुपरिभाषित। अगर मैं पूछूं कि सबसे खतरनाक जानवरों को बताइए आप,
सबसे खतरनाक जानवर। तो मैंने पूछा क्या, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक जानवरों का समूह, जानवरों का समूह। ठीक, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके आंसर अलग होंगे। अगर मैंने आपसे पूछा तो मान लिया मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि सबसे खतरनाक जानवरों का समूह बताइए, कई सारे जानवर बताइए। तो कुछ लोग बताएंगे, मतलब सबके आंसर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए तो मैं बता दूंगा शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। क्यों, हाथी भी तो खतरनाक होता है। मैं आपसे पूछूंगा, किसी दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो उसने बता दिया शेर हो गया, चीता हो गया, और क्या हो गया, भालू हो गया। तो देखो सबके आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। आप कहीं से किसी से भी पूछोगे तो उसका आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सबसे खतरनाक लिखा है ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इतना याद रखना, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, एक समूह होता है। समूह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। परिभाषा की बात करें तो हम लोग बताएंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब होता है कि ऐसे समझे तो कोई भी क्वेश्चन हो, कई लोग 4-5 लोगों से पूछा जाए, सब लोग उसका एक ही आंसर दें, तो इसका मतलब वो बात कैसी हो जाएगी, सुपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती प्रदर्शित करने के लिए। तो हम लोग जो समुच्चय होता है इसको कैपिटल किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर से, ABC से लेकर कहाँ तक, Z। इनमें से कोई एक अक्षर लेके आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये जो अंक लिखे भाई, अंक है ना ये इनको जानते हो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं इनको, अवयव। ठीक है, और जो इनको प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है वो क्या होता है, जो मंझला ब्रैकेट होता है, मंझला ब्रैकेट ना, मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को कामा लगा कर लिखते हैं। मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को कामा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, और जो ये अवयव होते हैं इनको हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2-3 बातें सीखे हैं। पहली बात तो ये कि समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बात की जा रही समुच्चय को प्रदर्शित करने की, तो हम लोग समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख देते हैं। जो अवयव होते हैं इनको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। भारत की नदियों का समूह चलिए हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए। पहला उदाहरण हमारा है भारत की नदियों का समूह। भारत की नदियों का समूह, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर समुच्चय बनाए तो क्या बनेगा, A=, भाई समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करोगे भाई, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर मैंने बना दिया, ए बनाओ या बी या कोई भी लेटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे, मंझला कोष्ठक लगाओगे, लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा भाई, भारत की नदियों का समूह, जितनी नदियाँ आती हैं उनको लिख दो। तो पहली नदी मान लेते हैं, क्या होगा, गंगा, फिर क्या लगाओगे, कामा, फिर क्या हो जाएगा, यमुना, फिर क्या हो जाएगी, गोदावरी।
ठीक, ऐसे डॉट डॉट जितनी भी नदियां हैं सबको लिख सकते हो, ये होता है समुच्चय। अगर बात करें दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो सबसे पहले कैसे प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर कोई भी ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, मैंने ई ले लिया, चलो ठीक, जो मर्जी हो, बराबर लगाओगे, फिर क्या करना है, मंजिला कोष्टक लिख देना है। अब क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो स्वर कौन कौन से होते, ए, ई, आई, ओ, यू हो गया, ये होता है समुच्चय। अगला क्या है, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह। तो इसको कुछ भी बोलो, मैंने जीव मान लिया, मंजिला ब्रेकेट लगाओगे तो क्या लिखा है, 10 से कम प्राकृत संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को नहीं लेंगे ना, क्योंकि 10 से कम बोला, ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, अगला कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह, इसको हम मान लेते हैं जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, मंजिला ब्रेकेट, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह। भाई जितने बच्चे होंगे तो उन्हीं का तो नाम लिखोगे, जैसे मान लिया हो गया सोनू हो गए, देवेंद्र, मधु, ये सब कैसे हो गए, कक्षा 11 के विद्यार्थी हो गए, ये होता है समुच्चय। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक और देखेंगे, इप्सिलॉन के बारे में जानेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं इप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, और इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोल दिया जाए, पहले में देखते हैं क्या लिखा है, पहला समुच्चय दिया गया एज इक्वल टू गंगा, यमुना, गोदावरी, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे मान, इसका मतलब क्या होता है, देखेंगे गंगा, ये चिन्ह लगा दिया, इप्सिलॉन लगा दिया गया, आगे क्या लिख दिया गया, ए। तो इसका मतलब जो है गंगा शब्द या गंगा नाम का अयो जो है वो कहाँ पर है, ए में है, ये होगा। अगर बात करें, जैसे मान लीजिए इसमें ए, ई, आई, ओ, यू लिखा है, तो जो ए, ई, आई, ओ किस में है, ई में है, तो हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू ई, ई है तो ई बिलोंग्स टू कैपिटल ई, ओ बिलोंग्स टू यू, समझ पा रहे हो, ये बिलोंग्स टू है, मतलब ओ जो अयो है वो यू से, नहीं सॉरी, यहाँ यू नहीं होगा, क्या होगा, ई होगा, जो ओ अयो है वो ई से संबंध रखता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नाट का मतलब नहीं हो जाएगा ना, जैसे बोल दिया जाए ए है, ए तो ये है ना गंगा जमुना, मतलब भारत की नदियों का समूह, तो हम बोल दें ओ इप्सिलॉन ए, सही है, मतलब ओ ए में है, जो ओ है ए में नहीं है ना, तुम लोग क्या करेंगे, इप्सिलॉन नॉट। अगर बात की जाए दो की, दो इप्सिलॉन ए, इप्सिलॉन बोलो या बिलोंग्स टू बोलो, दो बिलोंग्स टू ए, तो दो ए में है, नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे होता है ना। इसका बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये अवयव से संबंध रखता है, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होगा ये अवयव से संबंध नहीं रखता। ठीक, ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, बताइए, इधर से यहाँ से देख के बताना है आप लोगों को, ठीक, इसमें से 1 बिलोंग्स टू जी, सही है या नहीं, सही है या गलत, बताइए। 1 बिलोंग्स टू जी, तो देखो 1 जो जी में है, हाँ ये जी है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब ये सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 बिलोंग्स ई, जो 2 है वो ई में है, ई में तो ए, ई, आई, ओ, यू है, 2 नहीं है, जिसको हम लोग लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे होता है ना। अब हम लोग देखेंगे समुच्चय का प्रदर्शन, समुच्चय का प्रदर्शन। तो देखो समुच्चय को प्रदर्शित करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। जो पहली विधि है हमारी वो क्या है, सारणी विधि। पहली विधि क्या है, सारणी विधि। जो दूसरी विधि है वो क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समुच्चय को
कितने तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ठीक है, तो समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारी सारणी विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं तालिका विधि। क्या बोलते हैं? तालिका विधि। ठीक है, जो हमारा दूसरा समुच्चय दूसरा प्रदर्शन है वो क्या है? समुच्चय निर्माण विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक विधि। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए समुच्चय निर्माण की कितनी विधियां हैं, तो हम लोग बताएंगे अगर हमसे कोई पूछता है कि समुच्चय को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं, तो हम लोग बताएंगे समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि हमारी है सारणी विधि, दूसरी विधि क्या है? हमारी समुच्चय निर्माण विधि। कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है पेपर में, सारणी विधि ना देके तालिका विधि पूछ लेता, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर समुच्चय निर्माण विधि ना देके प्रतीकात्मक विधि दे दी जाए तो दोनों एक ही, इतना याद रखना आप। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सारणी विधि में क्या होता है, सारणी विधि हो या तालिका विधि, इसमें क्या होता है, अवयव को, जितने भी अवयव होंगे हमारे, इनको क्या करेंगे, मंझले कोष्ठक के अंदर क्या करेंगे, कामा लगा के लिख देंगे। ठीक है, सारणी विधि में क्या होता है, जितने भी अवयव होंगे हमारे, इनको मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख देंगे। ठीक, जैसे मान लिया हमारे पास अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, ये अवयव हैं। अगर हमसे बोला जाए इन अवयवों को सारणी विधि से या तालिका विधि में लिखिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू, मैंने बताया ना कि सारणी विधि में क्या होता है, अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर, तो मंझला कोष्ठक लगाओ, क्या करोगे, कामा लगा के लिख दोगे। तो पहले किसको लिखोगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, यही क्या हो गया, सारणी विधि। समझ में आई होगी सारणी विधि। सारणी विधि में क्या होता है, अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख देते। ठीक है, अब बात आ रही समुच्चय निर्माण विधि, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रतीकात्मक रूप के लिखेंगे। देखो कैसे, जैसे ए है बराबर, इसमें भी मंझला ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे। क्या लिखा है, हाँ, अवयव हमारे क्या है, 1 से लेकर 6 तक की प्राकृत संख्या, तो हम लोग लिखेंगे x, इसको मान लेंगे x सच दैट, क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन जो क्या है, 7 से छोटी है। नाम से ही पता चल रहा है ना, समुच्चय निर्माण विधि बोलो या प्रतीकात्मक विधि, इसमें क्या होगा, प्रतीक के रूप में लिख देना, एकदम सफा सफा नहीं लिखना। जैसे बोल दिया जाए आप ही लोगों, जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया कि सर बताइए आपके पास कितने रुपए हैं, तो मैंने डायरेक्ट बात ना बोल के मैंने घुमा दी बात, मैंने कहा बेटा हमारे पास y रुपए हैं, मैंने बोल दिया मेरे पास y रुपए हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप फिर पूछोगे कि सर ये कैसा जवाब दिया आपने, तो मैं फिर बताऊंगा कि जो y है, y बराबर कितना, 50 रुपये। तो आप ऐसा समझ सकते हो ना, अब तो समझ गए हो, ये होता है। मतलब समुच्चय निर्माण विधि में कोई बात सफा सफा नहीं लिखी जाती, उसको घुमा फिरा के प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे, प्रतीक के रूप में। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है सारणी विधि या तालिका विधि, इसमें क्या होता है, जितने भी अवयव दिए जाएंगे इनको मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी विधि है हमारी समुच्चय निर्माण विधि, इसको प्रतीकात्मक विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी अवयव होंगे इनको भी मंझले कोष्ठक के अंदर प्रतीक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने दो उदाहरण लिए, इन दोनों उदाहरणों को पहले हम लोग सारणी विधि में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समुच्चय निर्माण विधि से इनको करेंगे। देखो क्या लिखा है, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह, इसको पहले सारणी विधि में लिखें। कैसे लिखें, सारणी विधि।
सारणी विधि में देखो कैसे लिखेंगे, सारणी विधि में हमें पता है कि मंझले कोष्टक के अंदर अवयवों को कैसे लिखा जाता है, कामा लगा के। तो क्या लिखा, 10 से कम प्राकृत संख्या है तो क्या हो जाएंगे, 1 2, दिख रहा है नहीं दिख रहा क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो होंगी संख्या। तो इनको यहाँ पर लिख देंगे। इसको मान ले ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। ये कौन सी विधि है, सारणी विधि। अगर इसी को हम लोग प्रदर्शित करें समुच्चय निर्माण विधि, कैसे करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि। देखो समुच्चय निर्माण विधि में क्या हो जाएगा, ए मंझला ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड कुछ भी लिखो, प्रतीकात्मक रूप ना, मतलब प्रतीक के रूप में। तो क्या लिख दिए, एक्स, ठीक। लेकिन एक्स है क्या, 10 से कम प्राकृत संख्या है, लिखेंगे एक्स सच दैट, मतलब एक्स सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, एक्स 10 से कम प्राकृत संख्या है। ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। सबसे पहले देखेंगे सारणी विधि क्या होगी, सारणी विधि। अगर सारणी विधि में इनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सारणी विधि में क्या होता है, इसको बी मान लेते हैं, मंझले कोष्टक के अंदर अवयवों को कैसे लिखेंगे, कामा लगा के। क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, स्वर कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो इनको लिखो कामा लगा के, ए ई आई ओ यू, यही हो गया क्या, सारणी विधि। अगर बात करें समुच्चय निर्माण विधि, तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, इसको बी मान लो, प्रतीकात्मक ना, जिसको हम लोग मान लेते हैं वाई। वाई क्या लिखेंगे, सच दैट, मतलब वाई इस प्रकार है। वाई क्या है भाई, वाई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण विधि, ऐसे होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को ये 11th क्लास की मैथ का सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये SDP पब्लिकेशन वाली बुक का है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय लिखिए। क्या लिखा है, आप लोग बुक ले लीजिएगा, ठीक है। बुक में देखते चलिए, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय लिखिए जो यू से पहले आते। तो पहले हम लोग देखेंगे जो स्वर होते वो क्या होते, ए ई आई ओ यू होते हैं, ये स्वर होते हैं। लेकिन हमें वो लिखना है जो यू से पहले आते। तो यू से पहले कौन आ रहा है, ये 4 आ रहे हैं ना, ए ई आई ओ। तो यहाँ पर समुच्चय बनेगा हमारा ए इक्वल टू ए ई आई और ये हो गया हमारा आंसर।